आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया ग्रीक लिटरेचर को, फिर रोमन लिटरेचर को। तो लिटरेचर बेसिकली है क्या, आपको भी पता है। अगर इसके लिटरली मीनिंग देखें तो थिंग्स मेड फ्रॉम लेटर्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और जिससे मुराद है आर्ट ऑफ रिटन वर्क। लेकिन अगर हम वैसे इसकी डेफिनेशन देखें जनरल वे में, तो लिटरेचर बेसिकली जो है इट इज़ वन ऑफ द फाइन आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग। और आमतौर पे जब भी कोई क्वेश्चन करता है ना व्हाट इज लिटरेचर, तो हम फौरन हमारे जहन में एक डेफिनेशन आती है जी, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ लाइफ इन अ जनरल वे। ठीक है, अगर ब्रॉडली हम इसको देखें तो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, जहाँ पे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, फैंटसीज होती हैं, इमेजिनेशंस हैं, जिनको जनाब जो है वो कंबाइन करके कॉम्प्रिहेंसिव वे में बिल्कुल क्लोज टू रियल लाइफ और रियल टू माइंड ऑफ रीडर्स जो है ना वो प्रेजेंट किया जाता है बाय द राइटर्स ऑथर्स। ऐसे ही है। फिर लिटरेरी जॉनर्स होते हैं जिनमें जॉनरा क्या है, बेसिकली ये कैटेगरी है, टाइप है ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन। मजीद देखें तो जॉनर्स के अंदर जो है उसको डिटरमाइन क्या करता है, वो लिटरेरी टेक्निक होती है। ठीक है जी, कंटेंट होता है, उसकी लेंथ होती है, थीम वगैरह वगैरह। अगर हम इसकी टाइप्स या ब्रांचेस की बात करें जॉनरास की, तो उसमें पोएट्री है, ड्रामा है, नावल। ठीक है जी, फेमस। अच्छा जी, नेक्स्ट। इंग्लिश लिटरेचर जो है ना बेसिकली इससे यही मुराद है कि ये जो इंग्लिश रेस है, जो नेशन है, उसके बारे में हमें इसको स्टडी करना है। तो इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली जो आई मीन टू से कि सिर्फ इंग्लिश रेस को स्टडी नहीं करना, सॉरी, वो तमाम वर्क्स जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे गए ना वो सारे के सारे इंग्लिश लिटरेचर में आएंगे। ठीक है जी, तो इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली इज द स्टडी ऑफ लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसके अंदर मोस्टली जैसे कि आपने जीबी शाह को पढ़ा है, इसके अलावा आपका जिम जॉयस है, इसके अलावा जोनाथन स्विफ्ट है, ये सारे आयरलैंड से हैं, आयरिश हैं। विलियम शेक्सपियर है, जॉन कीट्स है, ये आपके इंग्लैंड के हैं। अर्थर मिलर है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके अलावा क्या नाम है उसका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसी तरह अर्थर कैनन है, ये स्कॉटलैंड से है। और व्लादिमीर जो है, और इसके अलावा एक और रशियन था जिसका वो द चेरी ऑर्चर्ड है, हमने पढ़ा भी है। तो ये रशियन राइटर्स हैं। इसी तरह फ्रेंच भी हैं, और पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं। मोहसिन हामिद है, ठीक है, हनीफ कुरैशी है, और कालिदास है उधर इंडिया का। इसके अलावा और भी काफी राइटर्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेशन से तल्लक रखते हैं, लेकिन ये सब का जो वर्क्स हैं वो जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं, डेफिनेटली वो इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। वॉइस क्लियर है? स्क्रीन भी नजर आ रही है? अगर एक बच्चे को आवाज नहीं आ रही ना, काइंडली अपनी लोकेशन चेंज कर ले, बाकी सब बच्चों को आ रही है। अच्छा जी, तो हम लिटरेचर को पढ़ते क्यों, व्हाई डू वी रीड लिटरेचर? ठीक है जी, सम टाइम हम इसको स्टडी करते हैं फॉर द प्लेयर, ठीक है, सेक ऑफ प्लेयर। और सम टाइम्स इंसान की जो जिंदगी है वो बड़ी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम और इश्यूज से भरी हुई है। ठीक है ना। और आपने एक पोएम भी पढ़ी होगी प्लेयर के नाम से। तो टेम्पररी समटाइम्स हम स्ट्रेस और ये सारी जो एंजाइटी वगैरह दूर भगाने के लिए, ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं, अपना मूड जो स्विंग्स होती हैं उनको चेंज करने के लिए। बहरहाल, थर्ड पे हमारे पास आता है जी जो लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इससे नॉलेज जो है वो गेन होता है। ठीक है, हम लर्न करते हैं, हम नॉलेज भी हासिल करते हैं, ठीक है, दूसरी कौमों के बारे में, और हम लर्न भी करते हैं, हमें उनसे सबक भी मिलता है। जब हम लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो हमें दूसरी जो नेशंस हैं उनके ट्रेडिशंस, कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, हर तरह का जो है ना वो इल्म हासिल होता है। ना सिर्फ उस एज में जिसमें हम रह रहे हैं, बाकी वो जिस जिस एज में जो जो वर्क लिखा होता है तो हमें उसकी नॉर्म्स, कस्टम, वैल्यूज, हर चीज का पता चलता है, हिस्ट्री का पता चलता है। जैसे कि अगर हम एलिजाबेथन एज के राइटर्स को पढ़ेंगे तो उस दौर की झलक नजर आएगी। अगर हम रोमांटिक एज को पढ़ेंगे तो उस दौर की झलक नजर आएगी। अगर आप चौसर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कहते हैं ना कि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 14th सेंचुरी। अगर हम पोप को पढ़ते हैं वो कहता है जिसने
अपनी 18th सेंचुरी को जो है ना वो हाईलाइट किया है वगैरह वगैरह, ऐसे ही है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, इसमें हम इंग्लिश जो रेस है, पीपल हैं, उनके बारे में जानेंगे, वो कैसे कौम बनी, ठीक है जी। उनकी जो इमरजेंस ऑफ एज अ इंग्लिश नेशन है, उसके अलावा सेवरल उनके जो रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हैं उसको देखेंगे थ्रू आउट द हिस्ट्री। साइंटिफिक डिस्कवरीज जो हुई है, इन्वेंशन हुई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो चेंजेस आई हैं लाइफ में थ्रू लिटरेचर, या ओवरऑल जो भी चेंजेस आई हैं, एजेस के नाम कैसे बने, पीरियड किस किस नाम से क्यों क्यों मंसूब हुआ, क्या वजह थी जो उस एज का नाम ये रखा गया या वो रखा गया, ठीक है। हर एज के दो दो तीन तीन नाम हैं, और उनकी डेट्स डिफरेंट है, वो डेट्स क्यों डिफरेंट है वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा किंग्स और क्वींस जिनके नाम हैं वो हम स्टडी करेंगे उस एज के, कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर उस दौर के जो राइटर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को देखेंगे, जो मूवमेंट्स हैं जो उस एज की, उनको हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। फिर डिफरेंट हिस्टोरियन जो हैं उनको देखेंगे, उनके कंपैरिजन करेंगे उनका हम, डिफरेंट जो नेम्स उन्होंने क्यों रखे हैं, किस वजह से रखे हैं। और मजीद ये जो एजेस हैं इनको अगर सब डिवाइड आगे तकसीम किया गया है, ठीक है, मजीद स्मॉलर एजेस के अंदर, तो क्यों किया गया, उसकी रीज़न क्या है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेजर हमारे पास अगर आप कोई भी बुक हिस्ट्री की उठाए ना, तो उसके अंदर मेजर जो पीरियड्स दिए होते हैं वो ये होता है, एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ठीक है। डेट यहाँ पे जो लिखी है वो 650 है, और एंडिंग डेट जो है ना उसकी 1066 है। कुछ बुक्स पे जो है वो 450 लिखा गया है, वो क्यों लिखा गया है वो भी मैं बता देता हूँ आगे। चलो ठीक है, ये जब एंगल सैक्सन और ज्यूट्स आए थे ना, उन्होंने जब अटैक किया था वो टाइम पीरियड था 450 का, ठीक है। ये पीपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रिटेन आप पे जब हमला किया गया 450 में, तो वो कौन से ट्राइब्स थे, उनका क्या नाम था, एक बात। दूसरी बात कि एक और क्वेश्चन था, हाँ, कि ओवरऑल जो वो एंगल सेक्शन ड्यूस वो डोमिनेट कब हुए उस पूरे ब्रिटेन आइलैंड पे, वो जो टाइम पीरियड था एज अ नेशन बनने में, उनको जो टाइम पीरियड लगा ओवरऑल एक नेशन के तौर पर उन्होंने जो पूरा कंट्रोल हासिल किया था, वो 650 टाइम पीरियड के राउंड अबाउट, ठीक है। तो कुछ लोगों ने फिर उसको वहां से स्टार्ट किया हुआ है 650 तक। अच्छा, तो उसके बाद द मिडिल एजेस हैं, ये 660 से स्टार्ट होती हैं और 1500 में खत्म होती हैं। इसमें आपका नॉर्मन एज आ जाता है, उसके अलावा मिडिवल एज आ जाता है, सॉरी चौसर की एज आ जाती है, फिर आपका एंड पे रिवाइवल ऑफ लर्निंग आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका एज ऑफ रेनेसांस आ जाती है। उसका टाइम पीरियड जो 1500 से 1660, ये क्यों है, किस लिए है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। द न्यूज क्लासिकल पीरियड, इसमें कौन कौन सी एजेस आते हैं और इनकी डेट्स क्या हैं, नाम दो दो तीन तीन क्यों रखे गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। रोमांटिक पीरियड है, और विक्टोरियन पीरियड है, ठीक है, फिर द मॉडर्न पीरियड है, उसके बाद द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो पेज है, सॉरी एज है, वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। एंग्लो सैक्सन पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। कुछ बुक्स पे इसकी जो डेट है वो सिर्फ जैसे बियर मलिक है वहां पे 650 दी हुई है, या 670 दी हुई है, 670 भी दी हुई है, 650 भी कहीं पे दी हुई है। लेकिन मोस्टली बुक्स जो हैं वो इसको 450 से कंसीडर करते हैं, और 1066 में जब जो एंग्लो सॉरी जब नॉर्मन्स अटैक करते हैं बैटिल बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में, जब लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग को शिकस्त होती है, तो वहां पे जो है एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है उसका इख्तिताम हो जाता है, एंड हो जाता है, और वहां से एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हो जाता है ठीक है। अब ये जो 1066 का टाइम पीरियड है, उसको लेकर आगे 1500 का जो टाइम पीरियड, इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया, ठीक है जी मिडिवल एजेस भी कहते हैं इसको। तो बहरहाल इसको आगे मजीद तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो कि 1066 से 1340 तक है। फिर वहां पे आपका चौसर जो है वो पैदा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके बारे में कुछ कहते हैं जी वो 1340 में पैदा हुआ। ये सबसे ज्यादा लोगों का इस पे जो है ना वो आप कहने की इत्तेफाक है, मुतफिक है।
कुछ कहते हैं जी 1343 में, और कुछ कहते हैं 1344 में, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो है 1340। तो यहाँ से एज ऑफ चौसठवीं स्टार्ट होती है और 1400 में इसकी डेथ होती है, उसके साथ ये खत्म हो जाती है। फिर इसकी चौसठ का जो अगला, सॉरी, उसकी डेथ के बाद जो अगला पूरा एक सेंचुरी है, उसको द रिवाइवल ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या बैरन एज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मिडिल इंग्लिश के बाद आता है जी द रेनेसांस एज। अच्छा, अब वो जो टाइम पीरियड इसका दिया है ना, 1500 से 1660, इसमें बेसिकली ये है कि 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जो कंकड़ किया गया बाय ऑटमन्स, तो जो रेनेसांस है वो तो फैल चुका था, उसकी इब्तिदा हो चुकी थी, लेकिन वो पहले इटली गया, फिर इटली से यूरोप, फ्रांस, फ्रांस से फिर आता है इंग्लैंड में। लिहाजा जो हिस्टोरियंस हैं जैसे विलियम जे लॉन्ग, उन्होंने इसको कंसीडर किया कि इसको दो हिस्सों में उसने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। द रेनेसांस जो पीरियड है 1500 से लेकर 1600 तक, ठीक है, ये इंग्लैंड के अंदर जैसे एलिजाबेथन एज जो है उसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो ये जो एक सेंचुरी है, ये बेसिकली पीक टाइम था रेनेसांस का इंग्लैंड में। लेकिन जो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग, उसको द सेकेंड रेनेसांस भी कहा गया है, 600 और 1600 से लेकर 1660 तक, ठीक है। अर्ली जो फेज है, हाफ अर्ली हाफ सेंचुरी ऑफ 17 सेंचुरी जो है, इस फेज को द सेकेंड रेनेसांस भी कहा गया है, और डिक्लाइन ऑफ रेनेसांस भी कहा गया है, ये ज़हन में रखिएगा। लिहाजा इसको उन्होंने मजीद चार एजेस में तकसीम किया गया है। पहली आपको पता है एलिजाबेथन एज है, 1558 से लेकर 1603 तक, तो इसको एलिजाबेथन एज कहा गया है। एक और बात यहाँ पे जो मैंने मेंशन नहीं किया हुआ रिटर्न फॉर्म में, वो है शेक्सपियर की एज, ठीक है जी। जो शेक्सपियरियन एज है, वो उसकी बर्थ और डेथ, ठीक है, उसके साथ ही वो खत्म हो जाती है। ठीक हो गया जी। वो 1564 में पैदा हुआ था, और 1616 में उसकी डेथ हुई थी। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको शेक्सपियरियन एज कहा जाता है। अच्छा जी, जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है, उसके बाद जुकेबियन एज आती है। 1603 से ये स्टार्ट होती है और 1625 में ये खत्म होती है। उस वक्त जो किंग बना था उसका नाम था जेम फर्स्ट, ठीक है। जेम को लैटिन के अंदर जैकब कहा जाता है, और जैकब से आगे बनती है एडजेक्टिव जुकेबियन एज, तो इसलिए इसको जुकेबियन एज कहा जाता है। कैरोलाइन एज, जैकब के बाद उसका बेटा जो है वो किंग बनता है, उसका नाम है चार्ल्स। तो चार्ल्स को इसके अंदर लैटिन के अंदर कैरोलस कहा जाता है, ठीक है। और कैरोलस से आगे कैरोलाइन इसका एडजेक्टिव बनता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिविल वॉर होती है। सिविल वॉर में जो है वो प्यूरिटन्स वो फतह याब होते हैं, ठीक है। तो फिर जो आगे अपना क्रोमवेल है, वो एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड की चार्ज संभाल लेता है। उस टाइम पीरियड को जो है वो कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है, 1649 से लेकर 1660 का टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये तो चार इसके सब एजेस हैं। इसी तरह इस एज का जो टाइम पीरियड है अपना 1620 से लेकर 1620 से लेकर 1660 का जो टाइम पीरियड है, इसको प्यूरिटन एज भी कहा जाता है, और इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। कहीं पे इसका जो टाइम पीरियड है वो 1625 दिया हुआ है, और कहीं पे इसका टाइम पीरियड जो है वो 1620, यानी कि इसका आगाज प्यूरिटन एज का वो दिया हुआ है। इतना मैटर नहीं करता, वो इस इतनी बरीक भी नहीं में क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। अच्छा जी, फिर आपका आ जाता है जी रेस्टोरेशन एज, ठीक है। जब मोनार्की वंस अगेन रिस्टोर होती है, ठीक है, तो उसको रेस्टोरेशन एज का नाम दिया जाता है। अब रेस्टोरेशन एज जो है इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। न्यू क्लासिकल जो पीरियड है बेसिकली उसको तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। जो क्लासिकल राइटर्स थे उनकी जो टेक्निक्स थी या उनका जो राइटिंग स्टाइल था, उसको जब उन्होंने फॉलो किया, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया, तो ये रेस्टोरेशन एज थी जब लोगों ने लोगों से मुराद जब ब्राइडन जैसे राइटर्स थे उन्होंने उसको कॉपी करना, इमिटेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि रोमांटिक एज स्टार्ट होती है 1798 में, लेकिन उससे पहले आपको पता है विलियम ब्लेक आता है और एक और राइटर है जो स्कॉटिश था। उन लोगों ने
उस ट्रेंड पे, उस तरीके में, उस वे ऑफ, उस स्टाइल में जो है वो पोइम्स लिखना शुरू कर दी थी, ठीक है ना। इसीलिए हम विलियम ब्लेक को एज अ रोमांटिक पोएट कंसिडर करते हैं, यानी कि आगाज हो चुका था उस ट्रेंड का, उस मोमेंट का। तो इसी तरह जो मोस्टली आप बुक्स देखेंगे वहां पे अगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी को शामिल करते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड में, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रेस्टोरेशन एज को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो रेस्टोरेशन एज जो है वो स्टार्ट होती है 1660 से, और 1700 में ये एंड होती है। उसके बाद अगस्टन पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है 1700 से, ठीक है, और ये एंड होता है 1750 में। कहीं पे 1744 भी लिखा होगा, लिहाजा परेशान नहीं होना। और कहीं पे 1745 भी लिखा होगा, एज ऑफ उसे एज ऑफ पोप कहते हैं, ठीक है। और एज ऑफ पोप को अगस्टन एज भी कहा जाता है, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, और उसके बाद एज ऑफ पोप को अगस्टन एज भी कहा जाता है। फिर आपके पास थर्ड आ जाता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे द एनलाइटनमेंट एज भी कहा जाता है, और इसको द एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। जॉनसन का तो आपको पता है ना, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अच्छा जी, ये सब एजेस हैं किसकी, न्यू क्लासिकल पीरियड की। उसके बाद रोमांटिक पीरियड आ जाता है, 1798 में स्टार्ट होता है और 1832 में इसका एंड होता है। कहीं पे 1837 भी लिखा हुआ है, और कहीं पे 1832 है। 1832 में एक बिल राइट जो है वो पास हुआ था, दैट्स वाई इसकी जो एंडिंग है वो 1832 है। कहीं पे वो जब क्वीन विक्टोरिया जो है वो तख्त पर बैठी थी, तो उसको उन्होंने कंसीडर किया एज अ बिगनिंग, ठीक है ना, 1837। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास विक्टोरियन एज आ जाती है। विक्टोरियन एज आगे मजीद प्री रेफलाइट्स में डिवाइड है और एस्थेटिसिज्म में डिवाइड है, ठीक है। तो 80 विक्टोरियन पीरियड जो है वो 1832 और 1837 दोनों डेट्स आती हैं। तो वो दोनों क्यों आती है वो मैंने बता दिए। और ये खत्म होती है 19 में, 00 में। कुछ इसको जो है ना 1900 में खत्म करते हैं, कुछ इसको 1901 में खत्म करते हैं। जैसे मॉडर्न पीरियड का अगर आगाज सिंपली नेक्स्ट अगर देखेंगे ना, तो अगर मॉडर्न पीरियड का लिखा हुआ है 1901 में इसका आगाज होता है, तो डेफिनेटली विक्टोरियन एज का जो एंड है वो भी 1901 में है। और इसको भी लोगों ने, किसी ने इसको जो खत्म किया 1939 में, जब वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है, और किसी ने इसको वर्ल्ड वार के खत्म होने पर 1945 में इसका जो है वो एंड किया हुआ है, ठीक है। ये मजीद सब एजेस में है, दो इसके सब एजेस हैं। द एडवर्डियन पीरियड 1901, और ये खत्म होता है 1910 में। फिर 1910 से 1904 जॉर्जियन पीरियड है। तो इस तरह ये जो है ना वो मॉडर्न पीरियड है। उसके बाद 1945 से आगे जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड है। आई होप सो सब बच्चों को अब क्लियर हो चुका होगा कि कौन सी एज कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई, और उसके आगे जो सब एजेस हैं वो क्यों हैं, आगे उनकी डेट्स के अंदर डिफरेंस क्यों है, या एक एक एज के डबल दो दो तीन तीन नाम क्यों रखे गए हैं, ठीक है। तो आई होप सो इसमें अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि बाद में जब क्लास के बाद अभी जितने भी पहले हमारे सेशन होते थे, तो बच्चे मुझे इस तरह के क्वेश्चन करते थे कि सर फलां बुक पे तो जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है 650, और कहीं पे लिखा हुआ है 450, तो ये क्यों लिखा हुआ है। इसी तरह विक्टोरियन एज जो है कहीं पे लिखा हुआ है जिसकी जो एंड आगाज है वो है 1832, और कहीं पे लिखा हुआ है 1837, तो ये क्यों है, वगैरह वगैरह। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पूछें, उसके बाद आगे चलते हैं। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट कर देना फिर आपने ना अच्छा जी, नेम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डन में कर देता हूँ। सिंपल सी बात है बच्चे, ये जो रेड एंड ब्लू में लिखा हुआ है ना, ये मैंने बाद में टाइप किया था ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है उसको द ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है, एक बात क्लियर होगी। मिडिल इंग्लिश पीरियड में आगे जो एजेस हैं उनमें एक एंग्लो नॉर्मन है, दूसरा एज ऑफ चौसर है, और तीसरा आपके पास रिवाइवल ऑफ लर्निंग आ जाता है। इन एजेस को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन राइटर्स को भी, जो इन एजेस के राइटर्स होंगे ना उनको भी मजीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉपर इसको स्टडी करेंगे। आज तो बस इंट्रोडक्शन है ना इसका, ये ओवरव्यू है। फिर आपके पास आ जाता है जी एज ऑफ रेनेसांस। उसके अंदर
एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, कैरोलाइन एज है और कॉमनवेल्थ पीरियड है। ठीक है। और अब इसी टाइम पीरियड में जो 17th सेंचुरी है उसका जो टाइम पीरियड है 1625 से 1660 का, इसको द प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर आगे मजीद जो सब डिवीजन है वो 3 एजेस की है। रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। आगे है अगस्टन, एज ऑफ अगस्टन को एज ऑफ पोप के एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। आगे है जी एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको द एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है और इनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। फिर रोमांटिक पीरियड है, उसके अंदर तो आपको कोई इशू ही नहीं है। फिर विक्टोरियन पीरियड है, प्री राफेलाइट्स है और एस्थेटिसिज्म है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप सो कि आप बच्चे आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब क्लास खत्म हो तो इसी लिंक से आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आगे चलें जल्दी से, यस और नो। मुझे भी पता चले कि आप लोग एक्टिव बैठे हैं, मैं अकेला नहीं बोले जा रहा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एंग्लो सैक्सन पीरियड। बेसिकली अगर हम ब्रिटेन आइलैंड की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे लोग आबाद हुए थे ना उनको ब्रिथन्स या ब्रिटेन कहा जाता था। वो एक लंबी डिस्कशन है कब कैसे वो आगे। तो लेकिन फिलहाल 800 BC में जो यहाँ पे लोग आबाद थे उनको ब्रिटेन्स कहा जाता था। उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे रोमन आए, उन्होंने हमला किया, वो यहाँ पे काफी अरसा रहे। और जब वो यहाँ से गए तो वो अर्ली 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड था। जब वो वहाँ यहाँ से गए तो उसके बाद एंग्लो सैक्सन यहाँ पे आए। एंगल सैक्सन एंड ज्यूस, ये 3 ट्राइब थे। ठीक है जी। अब इस दौर का जो लिटरेचर था बेसिकली वो स्पोकन वर्सेस थे, सॉन्ग्स थे, पोएम्स थे, जो कि सारा का सारा ऑरल ही लिटरेचर था। और इससे पहले भी ऑरल था। अब 5th सेंचुरी के अंदर जो है ना अर्ली, सॉरी हाँ, अर्ली 5th सेंचुरी में जब रोमन्स गए तो ये फिर एंग्लो सैक्सन वहां पे आए। ज्यूट्स, एंगल्स एंड सैक्सन, ये 3 ट्राइब थे मेजर। इनमें से जो ज्यादा पावरफुल थे वो एंगल्स एंड सैक्सन थे। ठीक है। तो फिर जो ज्यादा पावरफुल होता है डेफिनेटली होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर इन्हीं के नाम से आगे जो है वो एंगल सैक्सन जो है वो नाम चलने लगा। ये लोग डिफरेंट जो नॉर्दर्न जर्मेनिक ये जो इलाका है वहां से आए थे, जर्मनी और आजकल जहाँ पे डेनमार्क है, ये वह जो नॉर्दर्न इलाका था, वहां से ये लोग आए थे। और इन्होंने ब्रिटेन को डिफीट किया और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो अपना रेन है वो स्टार्ट कर दिया। इनका जो टाइम पीरियड है वो एंड होता है 1066 में, जब नॉर्मन जो है वो आते हैं और बैटल ऑफ हेस्टिंग होती है, वो कंकड़ करते हैं। तो फिर एक नई एज का आगाज होता है। बहरहाल इस एज के अंदर जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं, देखते हैं, ये इन्फ्लुएंस देखते हैं लिटरेचर का। 597 के अंदर जो है ना एक मंक आया था। ठीक है जी। तो उसने आके यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की जो है वो प्रीचिंग की और उनको जो है ना वो क्रिश्चियन किया। तो उससे पहले ये लोग पैगन थे, ये डिफरेंट गॉड्स उनके जो है ना उनमें बिलीव करते थे, डिफरेंट डाइटीज थी इनकी। ठीक है। और 7th सेंचुरी में जो है ना यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने मोनास्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश करना शुरू कर दी। ठीक है। और इन्हीं लोगों ने जो है वो फिर इनको लिखना पढ़ना सिखाया और साथ जो इन्होंने कुछ वर्क्स जो है ना लिटरेचर के उनको रिटन फॉर्म में लेकर आए। इसलिए जो ब्यू वुल्फ है वो एक पैगन लिटरेचर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं। उसकी रीजन यही है कि लिखने वाला प्रीस्ट था। ये अकाउंट्स के अंदर कहा गया है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यही मालूमात मिली हैं। बहरहाल आजकल हमारे पास जो भी मौजूद है उससे पहले सारा का सारा जो लिटरेचर है वो ओरल ही था। ठीक है। अल्फ्रेड द ग्रेट, ही इज प्रोमिनेंट फिगर। वो किंग भी था और बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था। और ही इज आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। तो उसने फिर जब वो किंग बना तो उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और एंग्लो सैक्सन जो क्रॉनिकल्स हैं वो भी इन्होंने लिखने स्टार्ट किए। ठीक है जी। अगर आप ओल्ड मूवीज देखते हो तो उसके अंदर वो अल्फ्रेड द ग्रेट एक लाइब्रेरी में होता है, वहां पे लाइब्रेरी कह रहे हैं या उसका वो
रूम जहाँ पे उसने वो सारे क्रॉनिकल्स और लेटर्स वगैरह लिखे हैं, तो वो पूछता है अभी आप क्यों इतना कुछ लिख के रखते हैं। वो कहता है इससे नॉलेज मिलता है, इससे पावर मिलता है, इससे आप लोगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा वो एजुकेशन और को प्रमोट करता था या सपोर्ट करता था। मेजर लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो बीवुल्फ है द फर्स्ट अर्ली एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर, और इसको इंग्लिश की नेशनल पोएम भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। तो ये 7th सेंचुरी के राउंड अबाउट लिखी गई थी, आई होप सो 7 to 9 सेंचुरी बीस एडी में। ठीक है। और इसके अलावा द वॉन्डरर है, द सी फॉरर है, द हस्बैंड मैसेज है, द वाइफ्स लेमेंट है। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इनका थीम क्या है, स्टोरी क्या है, वो जब हम डिटेल से स्टडी करेंगे हिस्ट्री को तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो रिमार्केबल लिटरेरी वर्क्स थे उस एज के, उनमें से ये कुछ चंद देखें। इसके अलावा एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है, जिसमें पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स लिखे जाते थे उस स्टेज के। तो वो प्रोज की फॉर्म में थे। ठीक है जी। तो वो अर्लीस्ट जो प्रोज है इंग्लिश लिटरेचर का, उनमें से एक एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स है। इसके अलावा अगर इस स्टेज के फीचर्स की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स हैं वो एनोनिमस हैं। ठीक है जी। उन और जो लिखे गए हैं उनके अंदर आपको पैगनिज्म जो है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। जो लिटरेरी स्पिरिट है उसके अंदर पैगनिज्म आपको नजर आएगा। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी भी है। ठीक है। उसके भी एलिमेंट्स मिलते हैं, ट्रेसेबल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते थे फेट पे। ठीक है जी। कि जो फेट है वो इंसान को कंट्रोल करती है। ठीक है। तकदीर जो है वही सब कुछ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। रोमांटिक लव जो है उसके कमी है वहां पे फिलहाल। एटीट्यूड टू वुमन इज रिस्पेक्टफुल। ठीक है जी। दे प्रोटेक्ट देयर वुमन। सी एडवेंचर्स आपको नजर आएंगे वर्क्स के अंदर भी और वैसे भी। इसके अलावा सेवेजरी है, हीरोइक एक्टिविटीज है, जिनको वो बहुत ज्यादा ऑनर करते थे। यूज ऑफ मोर मेटाफर्स, लेस सिमिलीज इन द प्रैक्टिस ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की जो राइटिंग है उसमें मेटाफर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। एलिट्रेशन थी, जो उसको बहुत बहुत ज्यादा यूज करते थे। कि ऐसा ये लिटरेरी टेक्निक्स थी जिससे वो अपने वर्क्स को जो है वो चार चांद लगाते थे। ठीक है जी। कैनिंग्स, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल था, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। कंपाउंड वर्ड्स को यूज करते थे इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स। जैसे कि लाइफ हाउस फॉर बॉडी, और मॉन्स्टर के लिए जनाब सोल डिस्ट्रॉयर। इसके अलावा वेल रोड फॉर सी। ठीक है जी। लॉफ गिवर फॉर किंग। तो ये इस तरह के जो है ना ये फ्रेजेस जो है वो इस्तेमाल करते थे। और उनकी जो पोइट्री है उसकी जो वर्सेस होती थी उनके अंदर जो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं वो इक्वल नहीं होते थे। ठीक है जी। 6 to 14 सिलेबल्स, किसी में 6 हैं, किसी में कितने हैं, किसी में 14 है। और एंडिंग जो है ना वो जो एंड पे राइम होती थी ना, राइम स्कीम, उसको भी ये इग्नोर करते थे। द मिडिल इंग्लिश पीरियड ये स्टार्ट होता है 1066, एंड होता है 1500 में। इनशाला बच्चे बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा जी, मेटाफर। एक बच्चे ने कहा जी सर हमें जो है ना हिस्ट्री पहले समझ नहीं आती थी, आज आ रही है। थैंक यू। दूसरे ने कहा जी कि डेट्स पहले याद नहीं होती थी, अब बार बार सुन के याद हो रही हैं। इंशाल्लाह जब हमारा लेक्चर खत्म होगा आपको बहुत सारी चीजें इसमें याद हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, मेटाफर क्या होता है और सिमिली क्या होता है, उर्दू में समझा दूं अगर आपको नहीं पता। जब हम किसी क्वालिटी को डायरेक्टली किसी से मंसूब कर देते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि मेरा चांद आया, या माँ कह देती है मेरा चांद आया। अब वो बेटा जो है ना वो उसका चांद नहीं है, वो उसका बेटा ही है। ठीक है, वो अपने बेटे को चांद कह रही है डायरेक्टली, ये हो गया मेटाफर। अगर वो कहती है कि मेरा बेटा चांद की तरह है, ठीक है, तो अब वो उसको तशबीह दे रही है। जब हम किसी को किसी के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन, सॉरी, जब किसी का किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं लाइक एज यूज करके, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। अगर हम किसी की क्वालिटी डायरेक्ट जो है वो किसी के साथ मंसूब करते हैं डायरेक्ट विदाउट कंपैरिजन, तो फिर वो मेटाफर होता है। ठीक है। जैसे कि माँ कहती है जी मेरा शेर आया। अब वो शेर तो नहीं आ रहा ना, वो एनिमल नहीं है, वो उसका बेटा आ रहा है। ये मेटाफर हो गया। तो अगर वो कहे कि मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है, अब यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही है उसकी क्वालिटीज का। तो अब यहाँ पे सिमिली है। नाजकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो यहाँ पे जनाब वो तशबीह सिमिली इस्तेमाल की गई है, जो कि
फर्स्ट ईयर में उर्दू की किताब में मैंने पढ़ा था ये शेर। ठीक है जी। नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब किसी है। अब वहां पे वो उसके जो होंठ हैं, लिप्स हैं, उसको गुलाब की जो पंखड़ी है, जो पत्तियां हैं, उससे उसकी खूबसूरती कह लें, या उसकी जो वो आप कह लें कि जितना वो नर्म और नाजुक है गुलाब, और जितना वो खूबसूरत है, उससे तशबीह दे रहा है। आई होप सब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। आगे आयरनी भी आएगी, और आगे उसके अलावा स्टायर भी होगा, डेफिनेशन। तो ये बड़ी सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन है। ये इसके अलावा भी जो जैसे कि नावल क्या है, पोइट्री क्या है, ड्रामा क्या है, ट्रेजेडी क्या है, कॉमेडी क्या है, फिर पोइट्री के अंदर लिरिकल पोइट्री क्या है, नरेटिव क्या है, ओड क्या है, तो ये सारी आपको याद करनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा जी, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा, क्लास आपकी ना एंड होने लगी है 7 मिनट के बाद, तो आपने दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है। हम्म, अच्छा जी। तो एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था उसके अंदर 3 हिस्से थे। सोशल क्लास की बात कर रहे हैं कि जो तो एलीट क्लास थी ना, जो किंग्स और क्वींस और उस तरह जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। और जो ये क्लर्जी मैन थे या रिलीजियस जितने भी फिगर्स थे, वो क्योंकि बाइबल लैटिन में थी, और जो क्रिश्चियनिटी है वो रोम से फैली थी, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी, वो लैटिन में ही लिखना पढ़ना चाहते थे। यानी कि आप कह रहे हैं जो कोर्ट है, जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, और जो चर्च है, चर्च के जो लोग हैं, उससे मंसूब जितने भी फिगर्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज वो लैटिन थी। और जो बाकी पेजेंट्स कह लें, या जो सबसे निचला तबका था जो काम काज करते थे, या जो मकामी लोग बचे बाकी, वो लोग जो है वो इंग्लिश यूज करते थे, टूटी फूटी जो भी डायलेक्ट उनके पास था। ठीक है। वैसे पीछे हमने एंग्लो सेक्शन में बात नहीं की, वहां पे 4 मेजर डायलेक्ट्स थे, वो कौन कौन से हैं वो बाद में इंशाल्लाह हम जब कैंटिश थम्बरियंस और वगैरह वगैरह ये वो सारे हम डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर जो है बेसिकली ये स्टार्ट होती है 1340 में, और 1400 में इसका एंड होता है। और इसके जो ग्रेट वर्क्स हैं वो आपको पता है, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है, द कैंटरबरी टेल्स है, कन्फेशन ऑफ एंटीज है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और अर्ली पार्ट ऑफ मिडिल एजेस का उसको डार्क एजेस भी कहा जाता था। क्यों डार्क एजेस कहा जाता था? एक तो वहां पे वॉर्स हैं, प्लेग है, मिजरीज है, वगैरह वगैरह, लेकिन जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि लेस साइंटिफिक एडवांसमेंट थी। ना सिर्फ साइंटिफिक में बल्कि जो कल्चरल एडवांसमेंट थी वो, और साइंटिफिक एडवांसमेंट वो ना होने के बराबर थी। दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज अ डार्क एजेस। मिडिल इंग्लिश पीरियड में नेक्स्ट हमारे पास जो इसके फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। एक तो मैग्ना कार्टा, द ग्रेट चार्टर विच लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्क्स वाज पास्ड ऑन जून 15 जून को 1215 में ये जो एक चार्ट पास हुआ था, एक बिल अपना एक मुआयदा जो है आप कह लें वो साइन हुआ था। ठीक है। किंग जॉन जो है उसको, जो लॉर्ड्स थे उन्होंने अपना मजबूर किया कि वो एक साइन करे, जिसमें जो है वो उसकी जो पावर है उसको थोड़ा कम किया जाए। बेसिकली हुआ ये, एक तरफ तो क्रूसेड्स की जंगें जारी थी, दूसरी तरफ प्लेग वगैरह इस तरह की चीजें थी, तो अवाम बड़ी बेचारी परेशान थी, और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो है ना वो लगाया जा रहा था। ठीक है। तो फिर लोगों ने तंग आके ना 1215 में किंग जॉन को जो है मजबूर किया एक चार्टर जो है वो साइन करने पे। उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है। फिर 15 जून को ये साइन हुआ था 1215 में, 1215 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ, 1215 में। इसको किसने साइन किया? किंग जॉन ने। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर क्रूसेड्स जो है, जो जिसे हम स्लेबी जंगे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी वगैरह वगैरह। तो ये जो स्लेबी जंगे थी, इट वाज अ रिलीजियस, आपको पता है, ये रिलीजियस बैटल थी बिटवीन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। तो ये 11वीं सेंचुरी से लेकर 13वीं सेंचुरी तक जारी रही थी। ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो 1219 सॉरी 1295 में जो है वो स्टेब्लिश हुआ था। 1362 के अंदर जो इंग्लिश है उसको एज अ अपना लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड कोर्ट्स जो है वो डिक्लेयर किया गया। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी, जो नॉर्मन्स थे वो फ्रेंच थे, और वही फ्रेंच बोलते थे। और उसके बाद जब इंग्लैंड की और फ्रांस की आपस में वॉर हुई, 100 ईयर्स वॉर, जो कि स्टार्ट हुई थी 1337 और 38 के अंदर, ये दोनों डेट्स आती हैं। तो उसकी वजह से जो लोग हैं उन्होंने फ्रेंच को जो है वो छोड़ दिया।
और रिजेक्ट कर दिया, और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया एज इन लॉ, और कोर्स वगैरह जहाँ पे भी उन्होंने वो इंग्लिश को यूज करना शुरू कर दिया। फ्यूडल सिस्टम की बात करें तो वो लेकर आए थे अपना नॉर्मन्स। ठीक है जी। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम था। बहरहाल ये क्या है, लंबी बात बाद में करेंगे। तो इसका भी डिक्लाइन हुआ, और ब्लैक डेथ जो है वो भी आई 1348 में और 49 के अंदर, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अच्छा जी। फिर 14 सेंचुरी के अंदर रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च वो स्टार्ट होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो है उसके जो फॉलोअर्स थे उनको पुअर प्रीस्ट कहा जाता था। और जो रिफॉर्मेशन की इसने मूवमेंट वैसे स्टार्ट की थी, वो जो प्रीस्ट इसने भेजे थे लोगों की तरफ ठीक है, लोगों को वापस रियल जो प्रीचिंग है क्रिश्चियनिटी उसकी तरफ बुलाने के लिए, उस मूवमेंट को लुलार्ड्स मूवमेंट कहा जाता है। और जो फॉलोअर्स थे इसके जॉन वाइक्लिफ के, उनको प्योर प्रीस्ट कहा जाता था, बिल्कुल इस वजह से कि एक तो वो करप्शन नहीं करते थे, दूसरा वो बहुत ही पुअर थे। दैट्स वाई विलियम कैक्सटस ने जनाब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो स्टेब्लिश की थी 1476 में। उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस, बेसिकली ये ज़हन में रखिएगा कि जॉन गटनबर्ग जो है उसने इसको इन्वेंट किया था, लेकिन इंग्लैंड के अंदर विलियम कैक्सटन लेकर आया था, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है। इंग्लैंड के अंदर कौन लेकर आया था? विलियम कैक्सटन, और 1476 के अंदर ये लेकर आया था। उससे पहले क्या होता था, अगर मैं किंग हूँ, क्वीन हूँ, या कोई लॉर्ड हूँ, तो भाई मेरे पास तो पैसे हैं, मैं एक बंदा जैसे विलियम कैक्सटन है, ये भी हाथ से बुक्स लिखा करता था, तो इसको मैंने हायर कर लिया, पैसे दे दिए, मेरे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट या एक बुक बनाए, तो ये बेचारा हाथ से मुझे लिख के तो दे देगा, लेकिन वो आप लोग नहीं पढ़ सकेंगे, वो जो कॉमन लोग हैं उन तक उसकी रसाई नहीं थी। लिहाजा बाद में जो जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों के लिए वो बुक्स अवेलेबल होना शुरू हो गई। यहाँ तक था, हाँ। अच्छा जी। रेनेसांस कैसे स्टार्ट होता है, पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, इट वाज द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर। ठीक है जी। और 1453 में जो है वो इसका इख्तिताम होता है, और ये 1000 ईयर्स तक जो ये एम्पायर है ये कायम रहती है। बेसिकली ये भी क्रिश्चियनिटी की एक हुकूमत थी, किंगडम थी। इसके दो हिस्से थे, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न जो है वो बहुत जल्द खत्म हो गया था, लेकिन ये जो वेस्टर्न हिस्सा है इसने 1000 साल तक आई थिंक से जो है वो हुकूमत की। ठीक है। और फिर ऑटमन जो है वो आए, इन्होंने इसको फतह किया 1453 में। और कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये बिल्कुल भी आप कह लें कि इसके बारे में यही कहा जाता था कि इसको कोई फतह नहीं कर सकता। ठीक है। फिर मेमन द सेकंड जो है वो सुल्तान ऑफ द ऑटमन एम्पायर वो आया है, उसने फिर यहाँ इनको डिफीट किया, और जिसके नतीजे में यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स वगैरह थे वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स लेकर यहाँ से भाग के किधर चले गए, इटली में। ठीक है। और इसलिए इस तरह फिर जो है वो एक नए दौर का आगाज होता है, एक जिसे आप रेनेसांस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। आफ्टर द डिफीट ऑफ द क्रिश्चियन स्कॉलर जो है वो यहाँ से भाग गए डिफरेंट यूरोप के पार्ट्स में, लेकिन जो मेजर उनका आप कह लें कि गढ़ था, ये सर्कल था, ये सेंटर था, वो इटली था। ठीक है जी। वहाँ पे उन्होंने जो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उनको दोबारा उनके जरिए जो है एक नया दौर स्टार्ट हुआ, एक नया नॉलेज का, लर्निंग का एक नया कल्चर जो है वहाँ से जन्म लिया उसने। अच्छा जी। The revival of the classical knowledge is called Renaissance. Its features are curiosity about the unknown, patriotism, desire of for